यूं तो हर कोई जानता है कि शरद पवार के इस्तीफे का नाटकीय अंदाज में पटाक्षेप हो गया। इस्तीफा उन्होंने वापस ले लिया। एनसीपी की अंदरूनी राजनीति थी, अंदरूनी उठापटक थी, जो अब भी चल रही है, अब भी जारी है। जयंत पाटिल ये तक कह चुके हैं कि कुछ लोग छोड़कर जाएंगे लेकिन संख्या सीमित रहेगी। हालांकि मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं आई है। इन सारी बातों के बाद इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि एनसीपी के अंदर एक जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है। एक तरफ अजीत पवार हैं तो दूसरी तरफ बाकी के सारे बड़े नेता हैं। इन बड़े नेताओं में प्रफुल्ल पटेल हैं, छगन भुजबल हैं, खुद जयंत पाटिल हैं और सुप्रिया सुले को भी माना जाता है क्योंकि वो भी अध्यक्ष पद की दौड़ में मानी जा रही थी। शरद पवार ने खुद खुलासा किया कि उनसे कहा गया था अध्यक्ष बनने के लिए, उन्होंने मना कर दिया। कुल मिलाकर क्या अजीत पवार से किसी ने पूछा या अजीत पवार को अध्यक्ष बनाने पर कभी भी कोई सहमति बनती दिखाई दे रही है? बहुत स्पष्ट है कि अजीत पवार अपनी ताकत के दम पर ही एनसीपी के अध्यक्ष बन सकते हैं और एनसीपी के अध्यक्ष बनने का मतलब है कि वो पार्टी पर पूरी कमांड चाहते हैं। इस बात से पूरी तरह से नाइत्तेफाकी जताते दिखाई दे रहे हैं शरद पवार और उनका पूरा गुट। शरद पवार ने ही पार्टी बनाई है, शरद पवार चाहें तो कोई भी फैसला ले सकते हैं। जैसा कि छगन भुजबल ने कहा था, आप ही हमारी कमेटी हैं, आप ही हमारे नेता हैं, जो आप कहेंगे वही होगा। इन सारी बातों के बीच में ये समझना बहुत दिलचस्प है कि शरद पवार के मन में क्या चल रहा है। इसको समझने में हमारी मदद की कई वरिष्ठ पत्रकारों में, जिनमें सबसे खास नाम है अशोक वानखेड़े का। इसलिए क्योंकि वो महाराष्ट्र की सियासत को, शरद पवार के परिवार की सियासत को बहुत करीब से जानते समझते हैं। उन्होंने कई बातें हमारे खास कार्यक्रम खबरों के खिलाड़ी के दौरान कही है। इस पूरी बातचीत के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आई वो ये कि शरद पवार के मन में आखिर क्या चल रहा है। क्या वो अजीत पवार और सुप्रिया सुले दोनों से इतर पार्टी की कमान और अगली पीढ़ी के बारे में जब सोचते हैं तो उनका ध्यान किसी और पर है? क्या आपने कुछ नाम तो सुने, अजीत पवार, सुप्रिया सुले, ये पार्टी अध्यक्ष पद की दौड़ में आगे हैं, लेकिन कभी आपके जहन में ये आता है कि एनसीपी में अगली पीढ़ी के लिहाज से जिस अगली पीढ़ी का जिक्र शरद पवार करते हैं उसमें दो और नाम हैं। इनमें पार्थ पवार का भी नाम है और रोहित पवार का भी नाम है। इनके नामों के क्या मायने हैं? अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार को लेकर शरद पवार की सोच क्या है? एक और बहुत इंटरेस्टिंग पहलू ये सामने आया कि पार्थ पवार के लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर शरद पवार की राय कुछ और थी, अजीत पवार की राय कुछ और थी और घमासान वहीं से शुरू हुआ। शरद पवार नहीं चाहते थे कि वो चुनाव लड़े, लेकिन अजीत पवार की जिद थी कि वो चुनाव लड़े। भारी अंतर से वो अपना चुनाव हार गए। यहां से करार और तकरार शुरू हुई। शरद पवार की बात नहीं मानने का खमियाजा एक तरीके से भुगतना पड़ा। रोहित पवार इससे अलग, वो एक और उनके भाई के बेटे हैं, इन्हें पोते हैं शरद पवार के, और शरद पवार इनको काफ़ी प्रमोट करते हैं ऐसा माना जाता है। इसकी वजह है कि क्रिकेट की विरासत हो, व्यावसायिक जगत की विरासत हो, जो शरद पवार का राजनीति करने का अंदाज रहा था उसके बहुत करीब वो उनको पाते हैं। इन सभी मुद्दों पर जब हमने अशोक वानखेड़े और अन्य पत्रकारों से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको काफ़ी चौंकाएगा भी और काफ़ी दिलचस्प पहलू एनसीपी की सियासत के आपके सामने रखेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने पहले पद छोड़ने और फिर 3 दिन बाद निर्णय वापस लेकर सभी को चौंका दिया। शरद पवार के फैसले से हर कोई हैरान है। शरद पवार के इस्तीफा वापस लेने के बाद वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े ने अमर उजाला से बात करते हुए कहा कि जब शरद पवार ने इस्तीफा दिया था तो उन्हें मालूम था कि वो इस्तीफा वापस ले लेंगे। ये सिर्फ पार्टी को एकजुट करके पार्टी पर पकड़ बनाने का तरीका है। महाराष्ट्र में सरकार चलती रहेगी, शिंदे बीजेपी की सरकार नहीं गिरेगी, इन्हें 2024 की चिंता है। यानी जितना भी घटनाक्रम आप देख रहे हैं ये इसलिए नहीं है कि महाविकास अघाड़ी से टूटकर एनसीपी के कुछ नेता जो हैं वो बीजेपी को सपोर्ट कर दें और सरकार को चलाते रहे। सरकार पर अभी खतरा नहीं है, ऐसा अशोक वानखेड़े का मानना है। हाँ, बड़ा खतरा है महाविकास अघाड़ी पर। महाविकास अघाड़ी बीजेपी की बड़ी चिंता देखने को मिलती है जब महाराष्ट्र के चुनाव की बात होती है। महाविकास अघाड़ी अगर एक रहकर चुनाव लड़ती है तो अच्छे परिणाम आ सकते हैं, ऐसा अशोक वानखेड़े का कहना है। उन्होंने ये भी दावा किया कि महाविकास अघाड़ी तभी टूट सकती है जब एनसीपी टूट जाए। एनसीपी महाविकास अघाड़ी की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत पार्टी है। इसके जो सूत्रधार रहे हैं वो भी शरद पवार रहे हैं। शिवसेना को तोड़कर देखा, उद्धव ठाकरे वहां और मजबूत हो गए, ऐसा अशोक वानखेड़े का कहना है। उनका यह दावा है कि शिवसेना के टूटने के बाद उद्धव ठाकरे को एक नई पहचान मिली है।
शिवसेना के टूटने के बाद कई ऐसे चुनाव हुए हैं, मंडी स्तर के चुनाव हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं, यहां पर उद्धव ठाकरे का जीतना या महाविकास आघाड़ी का जीतना इस ओर इशारा करता है कि एकनाथ शिंदे को वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जिसकी उन्हें अपेक्षा थी। कांग्रेस वहां लगभग खत्म हो चुकी है, जो भी सीटें उन्हें आई हैं वो भी शरद पवार की वजह से आई हैं, ऐसा कहा जा रहा है। शरद पवार को डर है कि कुछ विधायक जा सकते हैं, क्योंकि कुछ विधायक पवार से मिलकर आए हैं कि वो ईडी के रडार पर हैं। जयंत पाटिल का भी बयान कुछ कुछ इससे मिलता जुलता है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग संपर्क में हो सकते हैं, लेकिन जाने वालों की संख्या सीमित होगी। ऐसे में पवार को कुछ विधायकों के जाने का भी डर है। उन्हें लग रहा था कि उनके कुछ विधायक बीजेपी में जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी को एकजुट करने के लिए ये पूरा ड्रामा किया। ये अशोक वानखेड़े का कहना, वो इसको ड्रामा कह रहे हैं शरद पवार का। और साथ ही साथ शरद पवार को यू टर्न मास्टर भी उन्होंने कहा कि ये कोई पहली बार नहीं है जब कोई फैसला लेने के बाद शरद पवार उससे पलट गए हों। अजीत पवार तभी जाएंगे बीजेपी में जब शरद पवार कहेंगे, क्योंकि अजीत पवार पहले ही कह चुके हैं कि वो मरते दम तक एनसीपी में बने रहेंगे। हमारे साथ कई और पत्रकार जुड़े थे, इनमें वरिष्ठ पत्रकार पूर्णिमा त्रिपाठी भी हैं। उन्होंने कहा शरद पवार की पार्टी के अगर कुछ विधायक टूट गए होते तो महाविकास आघाड़ी भी टूट गई होती। शरद पवार की कोशिश है कि 2024 तक महाविकास आघाड़ी बना रहे और उनके इस्तीफे को उसी कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है। अब जो भी खेल होगा वो 2024 के मद्देनजर होगा। वहीं राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी ने कहा कि प्रधानमंत्री भी शरद पवार की तारीफ कर चुके हैं और पवार जी भी पीएम मोदी की। 2024 तक शरद पवार क्या करेंगे क्या नहीं, ये तो शायद शरद पवार ही बता सकते हैं। भाजपा को भी सरकार बनाने के लिए 282 सीटें चाहिए, तो कुछ भी हो सकता है। आने वाले दिनों में अजीत पवार पार्टी को तोड़ भी सकते हैं। शरद पवार की लीडरशिप इतनी बड़ी है कि वहां किसी को जज कर पाना बहुत मुश्किल है। ये कुछ प्रतिक्रियाएं थी राजनीतिक विश्लेषकों की। प्रतिक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर भी ये सभी लोग अपनी बातें लिखते रहते हैं और अशोक वानखेड़े या अन्य पत्रकार जो हैं टेलीविज़न के जरिए भी अपनी बात महाराष्ट्र की सियासत पर रखते रहते हैं विश्लेषक के तौर पर। ये महाराष्ट्र की सियासत को बहुत करीब से जानते भी हैं। अशोक वानखेड़े ने कुछ और महत्वपूर्ण बातें कही। उसमें सबसे अहम बात यह है कि क्या स्थानीय चुनाव में या छोटे स्तर के चुनाव में उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता बढ़ने जैसी कोई बात सामने आई है। अशोक वानखेड़े का तो यही दावा है कि शिवसेना की टूट के बाद उद्धव ठाकरे की पहचान बढ़ी है, वो मजबूत हुए हैं। सहानुभूति के वोट उनके साथ में जा रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। शाखा में भी वो अपनी पैठ बनाते दिखाई दे रहे हैं। संख्या बल के आधार पर, चुने हुए प्रतिनिधियों के आधार पर एकनाथ शिंदे मजबूत दिखाई देते हैं। उनके पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त बल था, लेकिन उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर भी कई प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। एकनाथ शिंदे को बीजेपी अपना चेहरा नहीं बनाने वाली है। एकनाथ शिंदे की आवश्यकता भी सरकार बनाने के लिए थी, लेकिन आगामी चुनाव में क्या एकनाथ शिंदे अपने दम पर बाला साहब ठाकरे की विरासत को संभालते हुए जनता के बीच जा सकते हैं, और क्या उन्हें बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी के तौर पर कोई भी पसंद करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि इसका जवाब कुछ भी हो सकता है, इसका जवाब हाँ में भी हो सकता है। और अभी अशोक वानखेड़े का ऐसा मानना है कि उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता इससे बड़ी है। उद्धव ठाकरे को स्थानीय चुनाव में सफलता मिली है, महाविकास आघाड़ी आप इसको कह लीजिए। लेकिन ये महाविकास आघाड़ी इसी तरह से चलती रहे, ये बीजेपी के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। उनका मानना है कि 2024 के चुनाव के पहले शिवसेना की फूट या एनसीपी की फूट से ज्यादा बड़ी चीज ये है कि महाविकास आघाड़ी में टूट हो जाए। आप शरद पवार के उस स्टेटमेंट को याद रखिए। महाविकास आघाड़ी चलेगी नहीं चलेगी, आने वाला समय बताएगा। यानी महाविकास आघाड़ी के चलते रहने को लेकर वो भी आशंकित दिखाई दे रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह है कि अजीत पवार हो या एनसीपी का एक धड़ा आप इसको कह लीजिए, वो नहीं चाहता कि महाविकास आघाड़ी में बने रहे। ठीक वही बात जो एकनाथ शिंदे कहते थे, वो भी महाविकास आघाड़ी का हिस्सा नहीं रहना चाहते थे। वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ किसी हालत में नहीं जाना चाहते थे। हालांकि इस पर भी बहुत प्रश्न उठे कि उन्हें 2 साल बाद क्यों इस बात की याद आई कि उनको नहीं रहना है इस गठबंधन में, जबकि वो इसी गठबंधन में एक महत्वपूर्ण मंत्री के तौर पर कार्यरत रहे, शिवसेना को संभालते रहे। उनका अब भी दावा है कि उन्होंने शिवसेना को छोड़ा नहीं है। और यूं देखा जाए तो टेक्निकली शिवसेना का नाम, शिवसेना का चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग उनको दे चुका है, तो असली शिवसेना के मालिक वही दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जनता के बीच उद्धव ठाकरे एक चेहरा है। उद्धव ठाकरे को खुद बाला साहब ठाकरे ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर पेश किया था। ऐसे में आगामी चुनाव को बीजेपी महाराष्ट्र के लिहाज से हल्के में नहीं लेगी। देखिए, सियासी गणित को भी समझिए। आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को छोड़ देते हैं, या कर्नाटक जहां पर अभी चुनाव हो रहा है, यहाँ भी जेडीएस एक फैक्टर माना जाता है।
लेकिन बाकी के अन्य राज्यों में आप देखेंगे कि सहयोगी दल बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हालांकि अब सहयोगी बनाम बीजेपी का मुकाबला देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए बिहार में आपने देखा किस तरह महागठबंधन को एक बार फिर लेकर आए। महागठबंधन में सारे के सारे दल आ गए और बीजेपी विपक्ष में चली गई, जो अभी तक सत्ता पक्ष में जेडीयू के साथ दिखाई पड़ती थी। कुछ यही कहानी आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ पर सीधा मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में देखने को मिलता है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक बड़ा फैक्टर है, कांग्रेस भी एक फैक्टर है, और ये सारे अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। लेकिन क्या विपक्षी एकता के बाद या महाविकास आघाड़ी, महागठबंधन जैसे प्रयोग चुनाव के पहले होते हैं तो ये विपक्ष को मजबूत कर देंगे? बीजेपी के खिलाफ विपक्ष लामबंद हो जाएगा? और इन सभी राज्यों के गणित को देखें तो आपको यहाँ जैसे कि पश्चिम बंगाल देखें आप, पंजाब देखें आप, दिल्ली देखें आप, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या कर्नाटक को थोड़ी हद तक, इन राज्यों को छोड़ दें तो सीधी टक्कर आपको सिर्फ, या गुजरात का भी एक चुनाव है लेकिन आम आदमी पार्टी का यहाँ प्रवेश हो चुका है। इन राज्यों में अब आप देख रहे हैं कि अन्य पार्टियों की घुसपैठ होने के बाद में बीजेपी को सिर्फ कांग्रेस के साथ में सीधी टक्कर नहीं देनी है, या सिर्फ कांग्रेस को बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना है। यहाँ अन्य फैक्टर्स भी काम कर रहे हैं और सिर्फ अब सीमित हो जाए शरद पवार की राजनीति तक या महाविकास आघाड़ी के टूटने के महत्व तक, तो ये बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाराष्ट्र में भी ऐसी कई महत्वपूर्ण लोकसभा की जो सीटें हैं उन पर बीजेपी की नज़र है। बीजेपी आकलन करके चल रही है कि अगर पूर्ण बहुमत का आंकड़ा एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में छूना है तो उसमें महाराष्ट्र में पिछले प्रदर्शन को दोहराना या अच्छा प्रदर्शन करना, जो कि शिवसेना के साथ मिलकर किया था, वो बहुत ज़रूरी होगा। लेकिन वो शिवसेना क्या एक नाथ शिंदे की शिवसेना हो सकती है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लिहाजा महाविकास आघाड़ी की इस पूरी राजनीति को भी साधने का काम शरद पवार के इस्तीफा देने और इस्तीफा वापसी ने किया है। यानी वो अपने अंदर की या एनसीपी के भीतर की राजनीति को तो सुधारने का या कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, साथ ही साथ महाविकास आघाड़ी को भी साधने का प्रयास कर रहे हैं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।